एक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वह ब्रिटिश 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारियों के रूप में भारत आया, जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार का विशेष अधिकार था। 1765 में कंपनी, जो अब तक विशुद्ध रूप से व्यापारिक कार्य करती थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार प्राप्त की। इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1858 में सिपाहियों के विद्रोह के मद्देनजर ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन की सीधी जिम्मेदारी संभाली। यह नियम 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहा। स्वतंत्रता के साथ संविधान की आवश्यकता आई, इसलिए 1946 में इस उद्देश्य के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। हालांकि भारतीय संविधान और राजनीति की विभिन्न विशेषताओं की जड़ें ब्रिटिश शासन में हैं। ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिन्होंने ब्रिटिश भारत में सरकार और प्रशासन के संगठन और कामकाज के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। उन्हें यहाँ दो प्रमुख शीर्षकों के तहत कालानुक्रमिक क्रम में समझाया गया है। एक, कंपनी नियम 1773-1858। 2, क्राउन रूल 1858-1947। कंपनी नियम 1773-1858। 1773 का विनियमन अधिनियम। यह अधिनियम महान संवैधानिक महत्व का था क्योंकि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। बी, इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। और सी, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1, इसने बंगाल के राज्यपाल को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई। इस तरह के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। 2, इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, पहले के विपरीत, जब तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थीं। 3, इसने कलकत्ता 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। 4, इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया। 5, इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के शासी निकाय, की आवश्यकता के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया। 1781 का संशोधन अधिनियम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसे निपटान अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1, इसने गवर्नर जनरल और परिषद को उनकी आधिकारिक क्षमता में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी। इसी तरह इसने कंपनी के कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भी छूट दी। 2, इसने राजस्व मामलों और राजस्व के संग्रह में उत्पन्न होने वाले मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। 3, यह प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। इसके लिए अदालत को प्रतिवादियों के पर्सनल लॉ को प्रशासित करने की भी आवश्यकता थी, यानी हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना था और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना था। 4,
यह निर्धारित किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपीलों को गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ले जाया जा सकता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। 5. इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1784 का 1. यह कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। 2. इसने निदेशकों के न्यायालय को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक एक नया निकाय बनाया। इस प्रकार इसने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की। 3. इसने नियंत्रण बोर्ड को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के नागरिक और सैन्य सरकार या राजस्व के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने उस पद को स्वीकार करने के लिए 2 मांगे रखीं, अर्थात 1. उसे विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए। 2. वह कमांडर इन चीफ भी होंगे। तदनुसार दोनों प्रावधानों को बनाने के लिए 1786 का अधिनियम बनाया गया था। 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को दी गई अधिभावी शक्ति का विस्तार किया। 2. इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की सरकारों पर अधिक अधिकार और नियंत्रण दिया। 3. इसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को किसके लिए बढ़ाया? 20 साल की एक और अवधि। 4. इसमें प्रावधान था कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, जब तक कि वह नियुक्त न हो। 5. यह निर्धारित किया गया था कि अब से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। हालांकि इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रखा। 2. इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। 3. इसने ईसाई मिशनरियों को लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी। 4. इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया। 5. इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। वे करों का भुगतान न करने के लिए व्यक्तियों को दंडित भी कर सकते थे। 1833 का चार्टर अधिनियम। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी। इस प्रकार अधिनियम ने पहली बार भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्रीय क्षेत्र पर अधिकार रखने वाली भारत सरकार बनाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 2. इसने बम्बई और मद्रास के राज्यपाल को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। विधायी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को कहा जाता था।
विनियम, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को कहा जाता था। अधिनियम 3, इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, जो एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। यह प्रदान करता है कि भारत में कंपनी के क्षेत्र उसके द्वारा महामहिम, उनके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्ट में आयोजित किए गए थे। 4. 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया और कहा कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि निदेशक मंडल के विरोध के बाद इस प्रावधान को नकार दिया गया था। 1853 का चार्टर अधिनियम, यह 1793 और 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में से अंतिम था। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। इसने परिषद में विधान पार्षद कहे जाने वाले 6 नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया। दूसरे शब्दों में, इसने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। परिषद के इस विधायी विंग ने ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एक लघु संसद के रूप में कार्य किया। इस प्रकार कानून को पहली बार सरकार के एक विशेष कार्य के रूप में माना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। 2. इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। तदनुसार 1854 में मैकॉले समिति, भारतीय सिविल सेवा समिति की नियुक्ति की गई। 3. इसने कंपनी के शासन का विस्तार किया और इसे ब्रिटिश क्राउन के भरोसे पर भारतीय क्षेत्रों का कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी। लेकिन इसने पिछले चार्टर के विपरीत किसी विशेष अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि कंपनी के शासन को किसी भी समय संसद को पसंद किया जा सकता है। 4. इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 स्थानीय प्रांतीय सदस्यों द्वारा मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे। राज का नियम 1858-1947। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, यह महत्वपूर्ण अधिनियम 1857 के विद्रोह के मद्देनजर अधिनियमित किया गया था, जिसे स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध या सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. यह प्रदान करता है कि भारत अब से महामहिम द्वारा और उसके नाम पर शासित होना था। इसने भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। 2. इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म करके डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 3. इसने एक नया कार्यालय बनाया, भारत के राज्य सचिव, भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। 4. इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत की एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। परिषद एक सलाहकार निकाय थी। राज्य सचिव को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। 5.
इसने एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में राज्य इन काउंसिल सचिव का गठन किया, जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने में सक्षम था। हालांकि 1858 का अधिनियम काफी हद तक उस प्रशासनिक तंत्र के सुधार तक ही सीमित था जिसके द्वारा इंग्लैंड में भारत सरकार की निगरानी और नियंत्रण किया जाना था। इसने भारत में प्रचलित सरकार की व्यवस्था को किसी भी तरह से महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदला। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1857 के महान विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता महसूस की। संघ की इस नीति के अनुसरण में ब्रिटिश संसद द्वारा 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम बनाए गए थे। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। इस प्रकार यह प्रदान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामित किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। 2. इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रकार इसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अपने चरम पर पहुंच गया। विधायी हस्तांतरण की इस नीति के परिणामस्वरूप 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई। 3. इसने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया, जो क्रमशः थी 1862, 1886 और 1897 में स्थापित। 4. इसने वायसराय को परिषद में व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेनदेन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया। इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और उसे अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। अपने विभागों के मामलों पर परिषद के 5. इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेश का जीवन 6 महीने का होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन उनमें आधिकारिक बहुमत बनाए रखा। 2. इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की। 3. यह प्रांतीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय द्वारा एक केंद्रीय विधान परिषद के कुछ गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए प्रदान करता है, और बी प्रांतीय की सिफारिश की जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों और कक्षों, राज्यपालों पर। विधान परिषदों द्वारा इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में कुछ गैर सरकारी सीटों को भरने में चुनाव के उपयोग के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग अधिनियम में नहीं किया गया था। प्रक्रिया को कुछ निकायों की सिफारिश पर किए गए नामांकन के रूप में वर्णित किया गया था। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मौले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड मौले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1.
इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। 2. इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी। 3. इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श कार्यों का विस्तार किया। उदाहरण के लिए, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति थी। 4. इसने पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ जोड़ने का प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 5. इसने पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाने लगा। 6. इसने प्रेसिडेंसी निगमों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। वाणिज्य मंडल 1919 का भारत सरकार अधिनियम 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की क्रमिक शुरुआत करना था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम इस प्रकार अधिनियमित किया गया था, जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। मोंटेगू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील दी। केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को उनके संबंधित विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। हालांकि सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही। 2. इसने प्रांतीय विषयों को आगे 2 भागों में विभाजित कर दिया, स्थानांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों को राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है। दूसरी ओर, आरक्षित विषयों को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। शासन की इस दोहरी योजना को द्वैध शासन के रूप में जाना जाता था। यह शब्द ग्रीक शब्द दियार्चे से लिया गया है, जिसका अर्थ है दोहरा नियम। हालांकि यह प्रयोग काफी हद तक असफल रहा। 3. इसने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें एक उच्च सदन, राज्य परिषद और एक निचला सदन, विधानसभा शामिल था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। 4. यह आवश्यक था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद, कमांडर इन चीफ के अलावा के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय हों। 5. इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया। 6. इसने सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया, संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर। 7. इसने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और भारत के राज्य सचिव द्वारा अब तक किए गए कुछ कार्यों को उन्हें स्थानांतरित कर दिया। 8. इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। इसलिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 9.
इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया। 10. इसके लागू होने के 10 साल बाद इसके कामकाज की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में ही, अर्थात निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। अपने नए संविधान के तहत भारत की स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इसलिए सभी दलों ने आयोग का बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और द्वैध शासन के उन्मूलन, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार के विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों के एक संघ की स्थापना, सांप्रदायिक मतदाताओं की निरंतरता आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए। इन चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया और ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस समिति की सिफारिशों को भारत सरकार के अगले अधिनियम 1935 में कुछ परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया था। सांप्रदायिक पुरस्कार। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में जाना जाने लगा। इस पुरस्कार ने न केवल मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों तक भी बढ़ा दिया। दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के इस विस्तार से गांधी जी व्यथित थे और पुरस्कार को संशोधित करने के लिए यरवदा जेल, पूना में आमरण अनशन किया। आखिर में कांग्रेस के नेताओं और दलित वर्गों के बीच समझौता हो गया। पूना पैक्ट के नाम से जाने जाने वाले समझौते ने हिंदू संयुक्त मतदाताओं को बरकरार रखा और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें दी। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत में एक पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की दिशा में एक दूसरा मील का पत्थर चिन्हित किया। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 खंड और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था। अधिनियम ने 3 सूचियों के संदर्भ में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को विभाजित किया। संघीय सूची केंद्र के लिए 59 वस्तुओं के साथ, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 54 वस्तुओं के साथ और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 वस्तुओं के साथ। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गईं। हालांकि महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं। 2. इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। प्रांतों को उनके परिभाषित क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा अधिनियम ने प्रांतों में जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की, अर्थात राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह से कार्य करना आवश्यक था। यह 1937 में लागू हुआ और 1939 में बंद कर दिया गया। 3. इसने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया। नतीजतन संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। हालांकि अधिनियम का यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ। 4. इसने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की। इस प्रकार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं को एक विधान परिषद, उच्च सदन और एक विधानसभा, निचला सदन
से मिलकर द्विसदनीय बनाया गया था। हालांकि उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। 5. इसने दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। 6. इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। भारत के राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई थी। 7. इसने मताधिकार का विस्तार किया। कुल आबादी के लगभग 10% को मतदान का अधिकार मिला। 8. इसने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया। 9. यह न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रदान करता है, बल्कि एक प्रांतीय लोक सेवा भी प्रदान करता है। 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। 10. यह एक संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान करता है, जो 1937 में स्थापित किया गया था। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद सत्ता जिम्मेदार भारतीय हाथों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन किया। 3 जून 1947 को फिर से ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की संविधान सभा 1946 में गठित द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उसी दिन 3 जून 1947 भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को अधिनियमित करके योजना को तत्काल प्रभाव दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत को एक घोषित कर दिया। 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र और संप्रभु राज्य। 2. इसने भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र प्रभुत्व के निर्माण का प्रावधान किया। 3. इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल प्रदान किया, जिसे ब्रिटिश राजा द्वारा डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त किया जाना था। ब्रिटेन में महामहिम की सरकार की भारत या पाकिस्तान सरकार के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 4. इसने 2 अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने राष्ट्रों के लिए किसी भी संविधान को बनाने और अपनाने और स्वतंत्रता अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया। 5. इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। नए संविधानों का मसौदा तैयार किया गया और उन्हें लागू किया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद पारित ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम किसी भी नए अधिराज्य तक विस्तारित नहीं था जब तक कि इसे अधिराज्य के विधानमंडल के कानून द्वारा विस्तारित नहीं किया गया था। 6. इसने भारत के राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया और अपने कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया। 7. इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों की घोषणा की। 8. इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी। 9. यह भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा नए संविधानों के निर्माण तक प्रत्येक प्रांत और प्रांतों के शासन के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि अधिराज्यों को अधिनियम में संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया था। 10.
इसने ब्रिटिश सम्राट को विधेयकों को वीटो करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया या कुछ विधेयकों को उनके अनुमोदन के लिए आरक्षण देने के लिए कहा। लेकिन यह अधिकार गवर्नर जनरल के पास सुरक्षित था। गवर्नर जनरल को महामहिम के नाम से किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने का पूर्ण अधिकार होगा। 11. इसने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक नामात्र प्रमुखों के रूप में नामित किया। उन्हें सभी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए कहा गया था। 12. इसने इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों से भारत के सम्राट की उपाधि को हटा दिया। 13. इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया। 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्त सिविल सेवाओं के सदस्य उन सभी लाभों का आनंद लेते रहेंगे जिनके वे उस समय तक हकदार थे। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और सत्ता भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों को हस्तांतरित कर दी गई। 10. लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। स्वतंत्र भारत 1946 में गठित भारत की संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई। तालिका 1.1 अंतरिम सरकार 1946। हाँ, नहीं। सदस्यों। पोर्टफोलियो धारित। 1. जवाहरलाल नेहरू, परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध। 2. सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम, सूचना और प्रसारण। 3. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। 34. डॉक्टर जॉन मथाई, उद्योग और आपूर्ति। 5. जगजीवन राम, श्रम। 6. सरदार बलदेव सिंह। 7. C.H. भाभा, रक्षा, वर्क्स, माइंस एंड पावर। 8. लियाकत अली खान, वित्त, पोस्ट और एयर। 9. अब्दुल रब निश्तारी। 10. आसफ अली, रेलवे और परिवहन। 11. सी राजगोपालाचारी। 12. द्वितीय चुंद्रीगढ़, शिक्षा और कला, व्यापार। 13. गजनफर अली खान, स्वास्थ्य, कानून। 14. जोगिंदर नाथ मंडल, नोट, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। तालिका 1.2 स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 तथा सदस्यों। पोर्टफोलियो धारित। नहीं। 1. जवाहरलाल नेहरू, पटेल 3. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम 4. मुफ्त 56. 5. डॉक्टर जॉन मथाई। 6. R.K. षणमुगम चैटी। 7. डॉक्टर B.R. अंबेडकर। 8. जगजीवन राम। 9. सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। 10. राजकुमारी अमृत कौर। 11. C.H. भाभा। 12. रफी अहमद किदवई। 13. डॉक्टर श्यामा प्रसाद, इंडस्ट्रीज और सप्लाईज, मुखर्जी। 14. V.N. गाडगिल। नोट्स और संदर्भ। प्रधानमंत्री, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान। होम, सूचना एवं प्रसारण, राज्य अमेरिका। खाद्य और कृषि, शिक्षा, रेलवे और परिवहन, वित्त, कानून, श्रम। 2. सरदार वल्लभ भाई, स्वास्थ्य, व्यापार, संचार, वर्क्स, माइंस एंड पावर। 1. बक्सर की लड़ाई 1764 में जीत के बाद मुगल सम्राट शाह आलम ने कंपनी को दीवानी प्रदान की। 2. इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। 3. उस समय कंपनी की सिविल सेवाओं को अनुबंधित सिविल सेवाओं, उच्च सिविल सेवाओं और असंबद्ध सिविल सेवाओं
निम्न सिविल सेवाओं में वर्गीकृत किया गया था। सेवाएं पूर्व कंपनी के एक कानून द्वारा बनाया गया था, जबकि बाद में अन्यथा बनाया गया था। 4. सुभाष सी कश्यप, हमारा संविधान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, तीसरा संस्करण, 2001, पृष्ठ 14। 5. ब्रिटिश भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1860। 6. वी.एन. शुक्ला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बुक कंपनी, 10वां संस्करण, 2001 पी. ए 10। 7. घोषणा में कहा गया है, महामहिम की सरकार की नीति प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों के बढ़ते जुड़ाव और स्व सरकारी संस्थानों के क्रमिक विकास की है, जिसमें जिम्मेदार सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की दृष्टि से भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में। 8. यह भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज 1923-24 पर ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। 9. भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही सहमति मिली। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। 10. रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग द्वारा दो डोमिनियनों के बीच की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब के प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम में सिलहट जिले शामिल थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट में जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में था।